अभी तक हम लोगों ने काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ ली हैं और हम लोग जेम्स क्रॉसर का इंट्रोडक्शन वाला पार्ट पढ़ रहे हैं, जो कि ये थर्ड पार्ट है इसका। तो इसमें जो अगला पैराग्राफ है, रूटीन एक्सपेरिमेंट और सो कॉल्ड एक्सपेरिमेंट के बाद वाला पैराग्राफ, जो कि स्टार्ट होता है एक्सपेरिमेंटर इज़ फॉर वन ऑफ द टू पर्पज़ वाला। इस पैराग्राफ में बहुत सारे वर्ड दिए गए हैं और ऑर्गेनिक में हम लोग आगे भी जब भी पढ़ते हैं ना, तो हम लोग को कई ऐसे वर्ड मिलते हैं जो कि हम लोग को समझ में नहीं आते, कहना क्या चाहते हैं, बताना क्या चाहते हैं, या फिर इसकी मीनिंग क्या है। तो वो सारे वर्ड हैं, जैसे इंसेप्शन हो गया, डिडक्शन हो गया, ऑब्जर्वेशन, कंसेप्शन, इंडक्शन, एक्सपेरिमेंटेशन। जहाँ पर जब हम इंडक्टिव और डिडक्टिव लॉजिक अलग से पढ़ा रहे होंगे बाद में स्टुअर्ट क्लॉसर की फिलॉसफी में, तब वहाँ पे बहुत अच्छे से पढ़ेंगे इंडक्शन क्या होता है, डिडक्शन क्या होता है। हम लोग रट्टा तो मार लेते हैं कि डिडक्शन मीनिंग होती है जनरल टू पर्टिकुलर और इंडक्शन होता है पर्टिकुलर टू जनरल, बट व्हाट इज़ पर्टिकुलर टू जनरल और व्हाट इज़ जनरल टू पर्टिकुलर? ये किस बारे में जनरल टू पर्टिकुलर, पर्टिकुलर टू जनरल चल रहा है? तो हम लोग इसको समझेंगे आज ही, मतलब आज हम लोग समरी फॉर्म में समझेंगे एग्जैक्ट क्या होता है। बाकी एक्सप्लेनेशन हम लोग बाद में बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, तो जिसके लेकर कोई टेंशन नहीं लेगा कि इंडक्शन क्या होता है, डिडक्शन क्या होता है। रट्टा मारना छोड़ के हम लोग मेन उस पर फोकस करेंगे। तो जैसे वर्ड हो गया इंसेप्शन। इंसेप्शन वर्ड की मीनिंग क्या होती है? सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि इंसेप्शन वर्ड की एग्जैक्ट मीनिंग क्या है। तो जो इंसेप्शन होता है कि एक ऐसा पॉइंट, ठीक है, जहाँ से किसी चीज़ की शुरुआत हुई हो। जैसे हम लोग समझ सकते हैं कि हम लोग जब पढ़ते नहीं कि कभी ना कभी तो इवोल्यूशन स्टार्ट हुआ होगा, या फिर कहते हैं बिग बैंग थ्योरी से यूनिवर्स एक्सपेंड करना स्टार्ट हुआ। तो जिस पॉइंट से कोई चीज़ स्टार्ट करना शुरू हुई, जहाँ से शुरुआत हुई, उसे क्या बोलते हैं हम लोग? इंसेप्शन बोलते हैं। तो अब यहाँ पे समझते हैं, जैसे यूनिवर्स बनना जब स्टार्ट हुआ तो कई सारे क्या बने, प्लैनेट बने, हर एक का एक मास था। उस मास के बीच क्या था? ग्रेविटेशनल एनर्जी थी, ठीक है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, फिजिक्स में पढ़ते हैं ना, ग्रेविटेशनल एनर्जी F=g(m1m2/r²). मतलब ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ते हैं। अर्थ की जो होती है, अर्थ की भी ग्रेविटेशनल एनर्जी होती है जो कि अट्रैक्ट करती है एप्पल को। ये सारी चीज़ें पढ़ते नहीं हैं। तो इन सब की जो हम लोग ग्रेविटेशनल एनर्जी पढ़ रहे हैं, या फिर जो हम लोग पोटेंशियल एनर्जी पढ़ रहे हैं, या फिर जो हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी पढ़ रहे हैं, कभी ना कभी तो इन सब की शुरुआत हुई होगी। तो वो जो पॉइंट जहाँ से किसी चीज़ की शुरुआत हो, वो क्या है हमारे लिए? इंसेप्शन है। भले हमने उसको बाद में समझा। क्या, जब न्यूटन सर ने देखा कि एप्पल गिर रहा है, तो क्या वहाँ से थोड़ी शुरुआत हुई कि ग्रेविटेशनल एनर्जी हम लोगों ने वहाँ से क्या नाम है शुरुआत तो वो बहुत पहले हो गई थी। उसे समझा सबसे पहले किसने? न्यूटन सर ने। तो इंसेप्शन कहाँ हुआ ग्रेविटेशनल एनर्जी का? वो तो बिग बैंग थ्योरी से ही हुआ, या फिर क्या पता उसके पहले हुआ, हम लोग को ना पता हो। कहीं ना कहीं से किसी न किसी चीज़ की शुरुआत होती है, दैट इज कॉल्ड इंसेप्शन। जब इंसेप्शन कोई फिनोमिना नेचर में चल रहा है, ग्रेविटेशनल एनर्जी चल रही है, तो ये एक नेचुरल फिनोमिना ही तो है, जिसे हम लोग ऑब्जर्व करते ही करते हैं। कि ज़रूरी थोड़ी था जब तक एप्पल नहीं गिरा न्यूटन सर को समझ में नहीं आया, ये तो हमेशा से चलता आया। कभी एप्पल गिर रहा है, बुक गिर रही है, पत्ते गिर रहे हैं ग्रेविटेशन की उसकी तरफ, क्या नाम है, अर्थ की तरफ। ये तो बहुत पहले से था। तो वो हुआ इंसेप्शन। तो जब बहुत सारे फिनोमिना ऑब्जर्व कर लिया कि बुक भी गिर रही है, पेन भी गिर रहा है, एप्पल गिर रहा है, लीव्स गिर रही हैं, तो जो बहुत सारे ऑब्जर्वेशन थे उससे हम सबने क्या समझा, कोई ना कोई चीज़ समझी, उसे क्या बोलते हैं? डिडक्शन। डिडक्शन की एग्जैक्ट मीनिंग कैसे समझ सकते हैं? कि जो भी फिनोमिना नेचर में हो रहा है, चाहे वो एप्पल का गिरना हो या अर्थ की तरफ किसी चीज़ का अट्रैक्ट होना हो, तो ये तो नेचर में है ना, ये अलग से थोड़ी आई है। तो जो भी चीज़ नेचर में है, नेचर से हम जो भी डिडक्ट करते हैं, डेट इज कॉल्ड डिडक्शन।
कोई भी नेचुरल फिनोमिना होना जिसे हमने समझा उसे क्या बोलते हैं? डिडक्शन बोलते हैं। ये सबसे सिंपल मीनिंग है। जैसे कि नेचर में ये चीज़ थी कि स्ट्रांग डायनेमिक अफेक्शन वीकर डायनेमिक अफेक्शन को एक्सटिंग्विश कर देता है। जैसे ये चीज़ नेचर में था कि सूरज की रोशनी जब पड़ती है तो जुपिटर की रोशनी क्या हो जाती है? कम हो जाती है। ये तो चीज़ हमेशा से क्या थी? नेचर में थी ना। बट उसे हमने क्या किया? डिडक्ट किया, समझा। दैट इज कॉल्ड डिडक्शन। इंसेप्शन, किसी भी चीज़ की शुरुआत कहीं ना कहीं से हुई होगी। दैट पॉइंट ऑफ द स्टार्ट, जहाँ से किसी चीज़ की शुरुआत हो, वो हमारा इंसेप्शन होता है। और नेचर में जितने भी फिनोमिना हो रहे हैं उन फिनोमिना को समझकर किसी चीज़ को एग्जैक्ट किसी एक चीज़ को निकाल लेना, वो क्या होता है? हमारा डिडक्शन कहलाता है। तो डिडक्शन का हमेशा ना नेचर से ही करते हैं, हम कहीं और से नेचर को समझ नहीं सकते। तो उस डिडक्शन को समझने के लिए हमने क्या किया? एक ऑब्जर्वेशन किया। जैसे न्यूटन सर ने ऑब्जर्व किया कि हाँ एप्पल गिर रहा है, तो क्यों गिर रहा है? ठीक है, तो उस होल प्रोसेस को क्या किया? ऑब्जर्व करना, उसे क्या बोलेंगे? ऑब्जर्वेशन। जब हम किसी चीज़ को ऑब्जर्व कर लेते हैं, हम उस चीज़ को समझ लेते हैं, तब हम उसको क्या करने लगते हैं? उसका एक कॉन्सेप्ट बनाने लगते हैं। ठीक है, उस चीज़ का हम क्या करने लगते हैं? कॉन्सेप्ट बनाने लगते हैं। या किसी आइडिया को क्या करते हैं? फॉर्मुलेट करते हैं। किसी आइडिया को हमने क्या कर लिया? फॉर्मुलेट कर लिया, किसी आइडिया को बनाया, वो हमारा क्या कहलाता है? कंसेप्शन। अब इसको इतने को हम लोग नेचुरल समझते हैं कि एग्जाम्पल और होम्योपैथी दोनों रिलेट करके। जैसे अर्थ की तरफ, हमारी अर्थ है, कोई भी मास होगा वो इसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, जिसे हम लोग क्या बोल रहे हैं? ग्रेविटेशनल एनर्जी बोल रहे हैं। अर्थ की ग्रेविटेशनल एनर्जी है। ये नेचर में हमेशा से था, कभी ना कभी इसकी शुरुआत हुई थी। दैट इज कॉल्ड इंसेप्शन। उसको न्यूटन सर ने बहुत बार क्या किया? ऑब्जर्व किया। उस ऑब्जर्व करने के बाद उसको क्या बोला? एक फॉर्मुलेट किया कि ये क्या है? ग्रेविटेशनल एनर्जी है। तो जितने फिनोमिना उन्होंने समझे वो हमारा क्या कहलाएगा? ऑब्जर्वेशन। और नेचर से जो चीज़ डिडक्ट की वो क्या कहलाएगा? डिडक्शन। तो वो डिडक्शन क्या था? हमारी ग्रेविटेशनल एनर्जी थी। तो हम लोग एक चीज़ और नहीं पढ़ते, अच्छा सॉरी, अभी इसको आगे और बताते हैं। तो ये क्या थी? ग्रेविटेशनल एनर्जी थी। उसको उन्होंने एक आइडिया बना दिया, ये एक फार्मूलेट कर दिया, एक फार्मूला बना दिया। वो क्या हो गया? कंसेप्शन। तो वो जितने उन्होंने ऑब्जर्व किए वो ऑब्जर्वेशन था। वो कभी ना कभी इस चीज़ की शुरुआत हुई होगी, वो इंसेप्शन था। नेचर से उन्होंने उस चीज़ को एक्सट्रैक्ट किया, वो हमारा डिडक्शन है। और उसको फार्मूला बना दिया, एक आइडिया में कन्वर्ट कर दिया, वो हमारा क्या हो गया? डिडक्शन है। तो हम उम्मीद करते हैं ये चारों चीज़ें समझ में आगे होगी। तो हम लोग पढ़ते क्या है कि जनरल से पर्टिकुलर जो होता है वो डिडक्शन होता है। तो ये चीज़ जनरल चीज़ है। थी एप्पल का गिरना क्या था? जनरल था। बुक का गिरना क्या था? जनरल था। पत्ती का गिरना क्या था? जनरल था। एक बड़े मास की तरफ छोटे मास को अट्रैक्ट करना क्या था? ये सारी चीज़ें क्या थी? जनरल थी। उस जनरल को एक पर्टिकुलर आइडिया, एक पर्टिकुलर सेंटेंस में कन्वर्ट कर दिया। किसने? न्यूटन सर ने। तो वही चीज़ क्या है? जनरल टू पर्टिकुलर व्हाट? आइडिया और प्रीमाइसेस। तो उस आइडिया को बनाना कंसेप्शन कहलाएगा। जो जनरल फिनोमिना से हमने पर्टिकुलर एक लाइन से समझा कि ये सारी चीज़ें जनरल, तो उसको एक लाइन में कन्वर्ट कर दो कि जितनी भी चीज़ें अर्थ की तरफ अट्रैक्ट हो रही हैं वो क्या है? वो ग्रेविटेशन एनर्जी की वजह से हो रहा है। तो हमने एक पर्टिकुलर को समझ लिया ना, किसके थ्रू? एक जनरल फिनोमिना के थ्रू। अब देखो इंडक्शन क्या होता है। इंडक्शन पर्टिकुलर टू जनरल हम कहते हैं। तो नेचर में बहुत सारी चीज़ें थी जिसे हमने इंसेप्शन बोला। उस नेचर से हमने डिडक्ट किया, दैट इज कॉल्ड डिडक्शन।
कैसे किया? ऑब्जर्व करके हमने एक कॉन्सेप्ट बनाया, जैसे क्या बोला, कंसेप्शन। अब ये कॉन्सेप्ट या फिर जो हमने फार्मूला बनाया ये सही है या फिर ये गलत है, हम कैसे प्रूव करेंगे? तो उसके लिए हमें क्या करना था, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करने होते हैं, जिसे क्या बोलते हैं, एक्सपेरिमेंटेशन। जब हम उसको बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करते हैं तो हम क्या बोलते हैं कि वो क्या कर रहे हैं, हम बार बार किसी एक चीज़ को हम क्या कर रहे हैं, एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। और जब हम किसी एक आइडिया को या किसी एक फार्मूले को डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेस के थ्रू रीप्रूव करना, व्हाट इज कॉल्ड इंडक्शन। जैसे हम लोग क्या बोलते हैं, इंडक्शन। किसी पर्टिकुलर चीज़ से किसी जनरल चीज़ को क्या कर देना, बना देना, कंफर्म कर देना, वो क्या कहलाता है, हमारा इंडक्शन। तो नेचर में जो फिनोमिना हुआ, चल रहा था, उसे हम इंसेप्शन बोलेंगे। जो हमने डिडक्ट किया हम उसे डिडक्शन बोलेंगे, कि ग्रेविटेशनल एनर्जी थी, हमने किया कैसे, ऑब्जर्वेशन करके। जो हमने ऑब्जर्व किया उसे कॉन्सेप्ट में बना दिया, जो कि हमारा एक फार्मूला हो गया। उस कॉन्सेप्ट को बार बार रीप्रूव करना कि ये बात सही है, कि ये क्या सही है। तो उन्होंने सर ने क्या नाम, न्यूटन सर ने बार बार प्रूव किया कि हाँ ग्रेविटेशनल एनर्जी है इसलिए ऐसा हो रहा है। तो बार बार उन्होंने क्या किया, उस चीज़ को रीप्रूव करना। जैसे कह दिया कि एक आइडिया दे दिया कि ग्रेविटेशनल एनर्जी है, अब ग्रेविटेशनल एनर्जी को वो बार बार प्रूव कैसे डिफरेंट डिफरेंट एक्सपेरिमेंट करके उस पर्टिकुलर चीज़ को डिफरेंट डिफरेंट जनरल फिनोमेना के थ्रू प्रूव करना, वो हमारा क्या कहलाता है, इंडक्शन कहलाता है। जैसे आप इसको होम्योपैथी में अप्लाई करते हैं तो स्ट्रॉन्ग डायनेमिक अफेक्शन वीकर डायनेमिक अफेक्शन को क्या कर देता है, अगर वह सिमिलर है तो उसे एक्सटिंग्विश कर देता है। ये चीज़ नेचर में हमेशा से थी, वो हमारा क्या था, इंसेप्शन था। हनीमैन सर ने उसे क्या कर दिया, बहुत अच्छे से ऑब्जर्व किया, तो वो हमारा क्या कहलाएगा, ऑब्जर्वेशन। बहुत अच्छे से ऑब्जर्व किया, और ऑब्जर्व करने के बाद उन्होंने बहुत सारे जो जनरल एग्जाम्पल थे उससे एक पर्टिकुलर सेंटेंस में कन्वर्ट कर दिया, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, थेरेपेटिक लॉ ऑफ नेचर, सिमिलिया सिमिलबस क्वेरेंट है। तो उस जनरल प्रोसेस को वो क्या है, पर्टिकुलर में आ गया, वो हमारा क्या हो गया, डिडक्शन हो गया। अगर किसी ने उस आइडिया, जो हमने आइडिया फॉर्म, वो कॉन्सेप्ट जब बन गया तो उस कॉन्सेप्ट को हमें क्या करना है, बार बार प्रूव करना है ये चीज़ सही है कि नहीं है। अगर ये बात सही है तो हम उसे एक्सपेरिमेंट करके ठीक करेंगे। तो हम लोग दवाएं देकर क्या करते हैं, सिमिलिया सिमिलबस क्वेरेंटर को बहुत सारे एग्जाम्पल, जनरल एग्जाम्पल के थ्रू क्या करते हैं, प्रूव करते हैं कि ये पर्टिकुलर जो लाइन बोली गई थी, क्या सिमिलिया सिमिलबस क्वेरेंटर, वो सही है। तो हमारा क्या कहलाएगा, इंडक्शन। और हमने किया कैसे, उसको एक्सपेरिमेंटेशन के थ्रू। अब हम लोग पढ़ते हैं ये जो पूरा पैराग्राफ दिया गया है, तो हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं। एक्सपेरिमेंटेशन इज फॉर वन ऑफ टू पर्पस, ऑब्जर्वेशन फॉर इंडक्शन और वेरिफिकेशन ऑफ द इंडक्शन। तो एक्सपेरिमेंट हम क्यों करते हैं, क्योंकि जो इंडक्शन हुआ है, नेचर से जो चीज़ें हमने समझी हैं, उसके बाद जो हम उस जिस चीज़ को हम बार बार उस एग्जैक्ट जो सेंटेंस है या फिर जो हमारा आइडिया है उसको हम बार बार रिप्रूव करते हैं। एक्सपेरिमेंटेशन है क्या, एक्सपेरिमेंटेशन इज एनालिसिस डिडक्शन, एनालिटिकल डिडक्शन। तो एक्सपेरिमेंटेशन का एनालिसिस करना है एक तरीके से। एनालिसिस किस चीज़ का, जो हमने डिडक्ट किया है। आगे देखिए, फुल स्टॉप के बाद क्या लिखा है, वी डिड्यूस फ्रॉम ऑब्जेक्ट ऑफ नेचर, हम नेचर से ही डिडक्ट करते हैं मैन और ड्रग प्रॉपर्टी इन कॉन्ट्रास्ट विद द अदर प्रॉपर्टीज, कि एक दवा की प्रॉपर्टी क्या होगी, हम नेचर से ही क्या करते हैं, उसको डिडक्ट करते हैं। वी ऑब्जर्व बाय कंट्रास्ट। आगे, ऑब्जर्वेशन इज कंपैरिजन वेटिंग जजिंग ऑफ कंट्रास्ट। तो हम किसी चीज़ को ऑब्जर्व कैसे करते हैं, तो हम ऑब्जर्व करते हैं कंपैरिजन करके, वेटिंग करके, या फिर जो जज करना कंट्रास्ट को। जैसे कि न्यूटन सर ने ये चीज़ ऑब्जर्व की ना कि एप्पल गिर रहा है, या हनुमान सर ने ऑब्जर्व किया ना कि नेचर में जब सूरज की रोशनी आती है तो जुपिटर की रोशनी कम हो जाती है, या फिर जो अगर वीक
किसी चीज़ की खुशबू है तो स्ट्रॉन्ग स्मेलिंग की वजह से वीक स्मेल जो क्या हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। ये क्या है, ऑब्जर्वेशन कैसे करके किया गया, कंपैरिजन करके किया गया है। आगे, वी कंपेयर बाय करस्पॉन्ड, वी क्लासीफाई बाय रिजेम्बलेंस। क्लासिफिकेशन इज सिंथेसिस, इंडक्शन सिंथेटिक इंडक्शन। तो हमने क्लासिफिकेशन बताया नहीं है, बस क्लासिफिकेशन है क्या, सिंथेसिस करना है किसी चीज़ को। जैसे कि नेचुरल फिनोमिना क्या है या फिर अननेचुरल फिनोमिना क्या है, हमने क्लासिफाई किया ना। जैसे हम क्लासिफाई नहीं करते, एट्रॉफी हो रही है या फिर डिस्ट्रॉफी हो रही है, ये सारी चीज़ें क्या है, सिंथेसिस है। क्लासिफिकेशन इज सिंथेसिस, जो भी चीज़ हो रही है हम उसे समझने के लिए क्लासिफाई कर रहे हैं, उसे सिंथेसाइज कर रहे हैं समझने के लिए। वी थिंक फॉर एक्सप्रेशन, वी फॉर्मुलेट आवर प्रोपोजिशन फॉर वेरिफिकेशन। और जैसे हमने किसी चीज़ को फॉर्मुलेट कर दिया या हमने किसी चीज़ को बना दिया, जैसे हमने बोल दिया कि ग्रेविटेशन एनर्जी अट्रैक्ट कर रही है किसे, एप्पल को, तो हम किस लिए बोल रहे हैं ये सेंटेंस, ताकि हम उसे वेरीफाई कर सकें आगे कि ग्रेविटेशनल एनर्जी क्या है। वी वेरीफाई बाय एक्सपेरिमेंटेशन, हम वेरिफिकेशन कैसे करते हैं, एक्सपेरिमेंट करके करते हैं। तो हमने बताया नहीं था अभी कि जो इंडक्शन है बार बार रीप्रूविंग है, एक्सपेरिमेंट करके डिफरेंट वेज से एक किसी सेंटेंस को वेरीफाई करना बाय एनालिटिकल डिडक्शन, द फार्मुलेट प्रोपोजिशन ऑफ द साइंस एंड साइंटिफिक इंडक्शन। और इस तरीके से क्या होता है, एक साइंस बनती है। किस तरीके से, जब हम डिडक्शन करते हैं, ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं, इंडक्शन करते हैं, तब एक साइंस का क्या होता है, निर्माण होता है, प्रोपोजिशन ऑफ द साइंस, तब एक जाके क्या बनती है, साइंस बनती है। आगे हम लोग अभी पढ़ेंगे कि साइंस को लेकर और क्या बोला है हनुमान सर ने। आगे, हनीमैन एक्सपेरिमेंटेड फॉर ऑब्जर्वेशन। हनीमैन सर ने खुद के ऊपर चाइना के ड्रम्स लिए किस लिए की, वो ऑब्जर्व करने के लिए उन्होंने लिया था। ही परसीव इन हिमसेल्फ द सिम्टोमेटिक इफेक्ट ऑफ पुर्वियन बार एज सिमिलर टू सिम्टोमेटिक इफेक्ट ऑफ इंटरमिटेंट फीवर ही हैज रिमूव्ड इन अदर विथ पुर्वियन बार। तो ये सारी चीज़ें क्या थी, हनीमैन सर ने जो ऑब्जर्व किया उसको क्या किया, एक्सपेरिमेंट किया बार बार, कि जो भी चीज़ ऑब्जर्व उसे बार बार एक्सपेरिमेंट किया। हु कैन से दैट चाइना टेकन इनटू द हेल्दी बॉडी विल नॉट प्रोड्यूस साइन, ऑब्जेक्टिव सिम्टम एंड फीलिंग, सब्जेक्टिव सिम्टम सिमिलर टू दोस ऑफ द इंटरमीडिएट फीवर। फिर देखो क्वेश्चन मार्क, हनीमैन हैड द कंट्रास्ट ऑफ हेल्थ विदाउट द ड्रग एंड डिजीज विद द ड्रग विद इन हिमसेल्फ। तो देखो यहाँ पे क्या था, कंट्रास्ट था, दोनों के बीच क्या था, डिफरेंट था। तो उसमें देखो ऊपर वाली लाइन में लिखा नहीं था वी ऑब्जर्व बाय कंट्रास्ट, हम ऑब्जर्वेशन कैसे करते हैं, जब दो के बीच में डिफरेंट हो। कि हेल्दी बॉडी में जब हम पुर्वियन बार को लेते हैं तो ऐसे ऐसे सिम्टम होते हैं, हमने उसको क्या किया, कंट्रास्ट किसके मैच किया, डिजीज कंडीशन के साथ में। तो हनीमैन हैज़ द कंट्रास्ट ऑफ हेल्थ, हेल्थ के साथ उनका कंट्रास्ट उन्होंने चेक किया, विदाउट ड्रग एंड डिजीज, ड्रग के बिना और डिजीज के बिना, विद ड्रग विद इन हिमसेल्फ, दैट इज कॉल्ड वी ऑब्जर्व बाय कंट्रास्ट। फुल स्टॉप। ही वॉज नॉट ए स्टेराइल ऑब्जर्वर, मतलब ऑब्जर्व तो सभी लोग कर रहे हैं, बट क्या किसी का ऑब्जर्वेशन फर्टाइल होता है, किसी का क्या होता है, स्टेराइल होता है। जैसे न्यूटन सर के पहले भी सबने ऑब्जर्व किया ना कि एप्पल गिर रहा है, बट क्या उन्होंने किसी थ्योरी को बनाया, किसी फार्मूले को बनाया, बताया ग्रेविटेशनल एनर्जी, नहीं बताया। तो क्या होता है, अगर किसी ने नहीं बताया तो उनका ऑब्जर्वेशन कैसा हो गया, वो स्टेराइल हो गया। तो हनीमैन सर का जो ऑब्जर्वेशन था कि स्ट्रॉन्गर डायनेमिक अफेक्शन वीकर डायनेमिक अफेक्शन को हटा देता है, वो स्टेराइल नहीं था, वो क्या था, फर्टाइल था। तो हनीमैन ही वॉज नॉट ए स्टेराइल ऑब्जर्वर, फुल स्टॉप। परसेप्शन लीड एट वंस टू कंसेप्शन, ये वर्ड ध्यान दे लेना। परसेप्शन क्या बनाता है, एक कंसेप्शन बनाता है कि हमने क्या परसीव किया, हमने क्या समझा। तो नेचर से डिडक्ट किया जिसकी शुरुआत हुई थी इंसेप्शन, हमने उस परसीव से क्या किया, एक कॉन्सेप्ट को बनाया, एक आइडिया को जन्म दिया। तो परसेप्शन क्या होता है, कंसेप्शन को बनाता है। हनीमैन कंसीव द सिम्टोमेटिक एफिनिटी ऑफ ड्रग फॉर टिश्यू, सिम्टोम सिमिलरिटी ऑफ ड्रग एंड टिश्यू एज एसेंशियल फॉर द मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ द मेडिकली क्यूरेबल डिजीज। हनीमैन सर ने कंसीव किया, समझा कि जो सिम्टोमेटिक एफिनिटी होती है ड्रग की टिश्यू के लिए, वो जरूरी है किसके लिए,
क्यूरेबल ऑफ द डिजीज को ठीक करने दी। इफ यूर देयर एवर ए क्लियर साइंटिफिक इंडक्शन फ्रॉम साइंस ऑब्जर्वेशन, it was this induction of Hahnemann's symptomatic similarity of drug and tissue, which is dominantly homeopathic, and for the elucidation of which he wrote his Organism in 1810, 1920, 29, 33, and amended the 1833 edition for this sixth is the last edition in 1842। तो किस किस ईयर में कैसे कैसे ऑब्जर्व हुआ था, ये सारी चीज़ें यहाँ पर दी जो हम लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ा रखा है कि कौन से ऑर्गेनल कब पब्लिश हुई थी। अब जेम्स क्रॉस सर बताते क्या हैं कि हनीमैन सर ने ऑब्जर्व भी कर लिया, कॉन्सेप्ट भी बता दिया, लेकिन क्या उन्होंने जो सारी चीज़ें बताई, जो आइडिया उन्होंने फार्मुलेट किया सिमिलर क्यूरेंट का, क्या उन्होंने गलत बताया था? तो वो चीज़ आगे पैराग्राफ में वो स्टार्ट करते हैं। वाज ही इन एरर, क्या वो गलत थे? वाज ही प्रेमेच्योर विथ हिज कॉन्सेप्शन, हनीमैन सर ने जो कॉन्सेप्ट बताया सिमिलर का, क्या उसके साथ वो प्रीमेच्योर थे? देखिए वो क्या लिखा आगे, क्वेश्चन मार्क, मतलब ना वो प्रीमेच्योर थे ना वो क्या थे, गलत थे। हनीमैन वाज नॉट वन ऑफ दो कॉल साइंटिस्ट हु कलेक्ट एंड कैटलॉग देयर perceptual fact with no more scientific imagination than is exercised by categories of leverage and collectors of the tax, full stop। इसके आगे एक लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, साइंस इज वेरीफाइड और वेरीफिएबल नॉलेज प्रोड्यूस्ड बाय कंसेप्शन ऑफ परसेप्ट। जो साइंस होती है ना उसे वेरीफाई किया जा सकता है और वेरीफिएबल, उसे हम वेरीफाई कर सकते हैं। नॉलेज प्रोड्यूस्ड बाय कंसेप्शन ऑफ द परसेप्ट, जो हमने परसीव किया, हनीमैन सर ने परसीव किया, नेचर से डिटेक्ट किया, जिससे प्रोड्यूस बाय कंसेप्शन ऑफ द परसेप्शन, किसी परसेप्शन से कॉन्सेप्ट बना देना। तो उन्होंने क्या बनाया, एक कॉन्सेप्ट बनाया परसीव करके नेचर में, कॉमा इंडक्शन ऑफ डिडक्ट, जो डिडक्ट किया नेचर से उसे क्या किया, बार बार रिप्रूव किया। तो क्या लिखा है, साइंस क्या है, इंडक्शन ऑफ डिडक्ट है, साइंस क्या है, कंसेप्शन ऑफ परसेप्शन है। फॉर साइंटिफिक इमेजिनेशन कंसेप्चुएशन फ्रॉम परसेप्शन नॉट मेनी परसेप्ट आर नीडेड, कि साइंटिफिक इमेजिनेशन के लिए, किसी कॉन्सेप्ट को बनाना परसेप्शन के लिए बहुत सारे परसेप्ट नहीं चाहिए, एक आदमी ही काफ़ी है कि वो परसीव कर सके नेचर में क्या हो रहा है। जैसे वाज पाइथागोरस इन एरर बिकॉज परसीविंग मास्ट एंड सेल बिफोर परसीविंग द होल ऑफ द सीन्स ऑन द हॉरिजॉन, ही कंसीव दैट द अर्थ इज राउंड। फिर देखो क्या लिखा था पैराग्राफ, वाज हिज कंसेप्शन प्रीमेच्योर। वहाँ पाइथागोरस प्रमेय हम लोग नहीं पढ़ते, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, कि डायगोनल का स्क्वायर जो होता है बेस और परपेंडिकुलर के स्क्वायर के बराबर होता है। तो वो उस बारे में कह रहे हैं जेम्स क्रॉस से, क्या पाइथागोरस सर ने ये जो कॉन्सेप्ट बनाया ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी प्लस बी सी का होल स्क्वायर, क्या वो इसके साथ भी प्रीमेच्योर थे, अनट्रूथ है, क्या वो सच नहीं है? बिकॉज एवरीबडी एक्सेप्ट द एरिस्टोटल फॉर नियरली 2000 ईयर मेंटेन द अर्थ इज फ्लैट, क्योंकि लोगों ने मान रखा था कि अर्थ क्या है, फ्लैट है, लेकिन किसके पहले, एरिस्टोटल सर के। बिकॉज इट टुक नियरली 2000 ईयर बिफोर कोलम्बस बिगन एंड मैगल फिनिश द राउंडिंग ऑफ द अर्थ। आगे क्या लिखा है, क्वेश्चन मार्क। तो कोलम्बस सर और मैगलन कौन थे? तो मैगलन सर, ये मैं शायद भूल रहा हूँ, स्पेन के थे, मुझे याद नहीं आ रहा, कि उन्होंने ना सबसे पहले इस अभियान की शुरुआत की थी पता करने की अर्थ राउंड है। तो उन्होंने सबसे पहले 260, पता नहीं मुझे याद नहीं है, कि कुछ लोगों साथियों के साथ में उन्होंने शुरुआत की थी अर्थ को राउंड को कंप्लीट करने की। और उसके बाद कोलम्बस सर का पता ही हम लोगों को कि अर्थ गोल है। ये चीज़ कहाँ से शुरुआत हुई, ये यहाँ से था। आगे, हनीमैन हिमसेल्फ saw to it that there was no error in his induction। हनीमैन सर ने खुद से देखा कि उनके इंडक्शन में कोई भी क्या है, एरर नहीं है। मतलब वो जिस चीज़ को बार बार प्रूफ कर रहे हैं, जो किसी
पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को, सिमिलियर सिमिलबस क्यूरेंटर को बार बार प्रूफ कर रहे हैं, उसके अंदर कोई भी एरर नहीं है। उन्होंने पर्टिकुलर सेंटेंस बोला कि सिमिलियर सिमिलबस क्यूरेंटर है, उस सिमिलियर सिमिलबस क्यूरेंटर एक जनरल टर्म को उन्होंने बताया कि डिजीज सारी ठीक हो सकती हैं। जितने भी एग्जाम्पल हुए वो सारा क्या है, इंडक्शन है, कि उनके अंदर कोई भी एरर नहीं है। ही वॉज हिज ओन कोलम्बस, ये जेम्स क्रॉस सर बोले हनीमैन सर के लिए कि वो खुद के ही कोलम्बस थे और वो खुद के ही क्या थे, मैगलेन थे। हनीमैन treated with his own hand his own medically curable patient and taught other medical men to treat this own medically curable patient by method of symptomatic similarity he has conceived। हनीमैन सर ने खुद से खुद के पेशेंट को ठीक किया और सारे फिजिशियन को बताया कि सिम्टोमेटिक सिमिलरिटी के थ्रू जो उन्होंने कंसीव किया है, समझा है, उसके थ्रू ठीक किया जा सकता है। इन 1797 he used Viridium album for colic and Nux-vomica for asthma and cured the multitudinous medically curable patient that came to his from his sojourn in, ये जगह का नाम है, टू हिज लास्ट एबेडिंग प्लेस इन पेरिस बाय हिज मेथड ऑफ सिम्टम सिमिलरिटी, द सेंट्रल मेथड ऑफ साइंटिफिक मेडिकल थेरेपेटिक्स, जो कि एक सेंट्रल मेथड था, क्या, सिम्टम सिमिलरिटी, दैट इज सिमिलिया सिमिलबस। हिज वर ट्रूली साइंटिफिक वेरिफिकेशन, ये सारी चीज़ें क्या थी, वो जो ठीक कर रहे, वो ट्रूली साइंटिफिक वेरिफिकेशन थी। दोज दैट डाउट दिस रियली डू नॉट डाउट, दीज मैंने बोल दिया, दोज दैट डाउट दिस रियली डू नॉट डाउट, जो लोग डाउट करते थे कि सिम्टम सिमिलरिटी तो ठीक हो सकता है नहीं, उसमें जरा भी डाउट नहीं था, मतलब ये डाउट करने लायक चीज़ ही नहीं थी। दे नो नॉट व्हाट दे डाउट, वो जानते ही नहीं थे वो किस चीज़ पे डाउट कर रहे हैं। मतलब जो लोग हनुमान सर के आइडिया को कहते थे, डाउट करते थे, वो जानते ही नहीं थे कि वो किस चीज़ पर डाउट कर रहे हैं। द वेरिफिकेशन ऑफ हनीमैन, हम लोग अब इसके बाद 4-5 लाइन छोड़कर यहाँ से स्टार्ट करेंगे जहाँ पे लुइस पास्चर सर का जिक्र आया है। यहाँ से पास्चर परसीविंग दैट जेनर्स माइल्डर काउपॉक्स प्रिवेंट द अपीयरेंस ऑफ द सेवरल स्मॉल पॉक्स, लुइस पास्चर सर ने ये परसीव किया, क्या, जो जेनर सर ने बताया था। तो जेनर सर ने क्या बताया था कि काउपॉक्स जो होता है वो प्रिवेंट करता है किसे, स्मॉल पॉक्स को। तो इसे परसीव किसने की, पास्चर सर ने। जब पास्चर सर ने ये चीज़ परसीव की तो कंसीव किया, जब परसेप्शन मतलब उन्होंने ये चीज़ जब परसीव कर लिया, उन्होंने क्या बनाया, कॉन्सेप्ट बनाया कि अगर हम सेम एंटीजन से देंगे तो पेशेंट ठीक हो जाएगा। वही चीज़ लिखी गई है, कंसीव द प्रोफाइलेक्टिक ट्रीटमेंट ऑफ द इन्फेक्शियस डिजीज बाय माइल्डर वैक्सीनेशन विद वायरस एक्साइट गिवन इन्फेक्शन। जहाँ भी वो कंसीव किया कि अगर प्रोफाइलेक्टिक ट्रीटमेंट दिया जाए किसी इन्फेक्शन डिजीज़ का, कैसे, एक वैक्सीनेशन दे के, तो हम इस इन्फेक्शियस डिजीज़ से क्या कर सकते हैं, पेशेंट को बचा सकते हैं। तो हाउ डिड पास्चर प्रूव हिज कंसेप्शन, जो उन्होंने ये कॉन्सेप्ट बनाया, कौन सा, कि इन्फेक्शियस डिजीज से बचाया जा सकता है माइल्डर वैक्सीनेशन के थ्रू, उसे प्रूफ कैसे किया। तो उन्होंने प्रूफ ऐसे किया, हम एग्जांपल बताते हैं फिर लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे, कि उन्होंने टोटल मान लो इसमें भेड़ का एग्जांपल दिया है, 100 भेड़ ली, 20 भेड़ को उन्होंने क्या कर दिया, वैक्सीनेशन दे दिया, किस चीज़ का, एंथ्राक्स वायरस का, जो कि कैसा था, एटेन्यूएटेड था या फिर जो भी था, कि 20 भेड़ को पहले से ही दे रखा था वायरस, जो कि डिजीज़ नहीं कॉज कर सकता था, बस माइल्डर फॉर्म में दे दिया। उसके बाद टोटल जो 100 के 100 को ऐसे वायरस से इन्फेक्ट किया जो कि क्या थे, भेड़ों को मार सकते थे। तो 80 जिनको वैक्सीनेशन नहीं किया था वो क्या हुई, डाइड, मर गई, और जिनको पहले से वैक्सीनेशन कर रखा था वो बच गई। तो हनीमैन सर ने पास्चर सर ने जो सेंटेंस बोला कि इन्फेक्शियस डिजीज़ को हम प्रिवेंट कर सकते हैं माइल्डर वैक्सीनेशन के थ्रू, इस कंसेप्ट को प्रूव कैसे किया। तो वो देखो आगे क्या लाइन लिखी गई, ही टुक ए नंबर ऑफ शिप, उन्होंने एक नंबर ऑफ शिप ली, जो कि मैंने एज्यूम किया कि 100 रही होंगी। वैक्सीनेटेड सम ऑफ द शिप विथ माइल्डर प्रोफाइलेक्टिक डोज ऑफ एंथ्राक्स वायरस, जिनमें से कुछ को क्या किया, उन्होंने माइल्डर प्रोफाइलेक्टिक दिया, किसके, वैक्सीन को, भेड़ों को। तो हमने मान लिया कि 20 को उन्होंने क्या कर दिया था, माइल्डर दे दिया था।
देन इंजेक्ट ऑल द शिप, सारी भेड़ों को एंथ्राक्स वायरस इन लार्ज डोज। तो बाकी बचे क्या, जो 100 भेड़ें थी सबको लार्ज फॉर्म में दे दिया, किसे, वैक्सीन, एंथ्राक्स वायरस को। तो 100 टोटल ली थी, 20 को माइल्डर फॉर्म में दिया, उसके बाद 100 की 100 जिसमें 20 भी इंक्लूड थे, 80 + 100 दोनों क्या कर दिया, स्ट्रॉन्ग फॉर्म में दे दिया, ज़्यादा डोज में, किसको, एंथ्राक्स को। ऑल दोज शीप ही हैज़ वैक्सीनेटेड प्रीवियसली, वो सारी भेड़ें जिन्हें वैक्सीनेशन दिया गया था पहले, मतलब कितनी हुई वो टोटल, 20, विथ माइल्डर प्रोफाइलैक्सिस एंथ्राक्स वायरस लिव्ड विदाउट एंथ्राक्स, वो 20 के 20 क्या रहीं, जिंदा रहीं। और दोज नॉट वैक्सीनेटेड प्रोफाइलेक्टिकली, जिन्हें प्रोफाइलेक्टिकली पहले से एंथ्राक्स नहीं दिया गया था, जो कि कितनी बची, 80, डाइड विथ एंथ्राक्स, वो एंथ्राक्स की वजह से क्या मर गए। पॉस्चर लाइक द एल्डर एंड ग्रेटर हनीमैन वाज ए साइंटिफिक एक्सपेरिमेंटर नॉट वुड बी द एक्सपेरिमेंटर, जो लुइस पॉस्चर थे वो हनीमैन सर जैसे ही थे, जो कि एक क्या थे, साइंटिफिक एक्सपेरिमेंटर थे। ये किसने बोला, जेम्स क्रॉस सर ने बताया है। फिर आगे की एक लाइन देखते हैं, द एरा ऑफ साइंटिफिक मेडिकल एक्सपेरिमेंटेशन बिगिन विथ हनीमैन्स एंड नोबडी एल्स। जो साइंटिफिक मेडिकल एक्सपेरिमेंटेशन का जो एरा था उसकी शुरुआत किसने की थी, हनीमैन सर ने की थी। ठीक, अब इसके बाद के सारे लाइनों को हम छोड़ रहे हैं, सबसे आखिरी में आ जाते हैं, जहाँ पे देखो लिखा नहीं गया कि हनीमैन्स ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन goes out to teach symptom similarity as an experimental basis of pathological and therapeutic diagnosis। हनीमैन सर की जो ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन है, गोज आउट टू टीच, वो हमें पढ़ाएगी, सिखाएगी कि सिम्टम सिमिलरिटी जो है एज एक्सपेरिमेंटल बेसिस फॉर पैथोजेनिक एंड थेरापेटिक डायग्नोसिस। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है कि हनीमैन सर की ये जो ऑर्गेनन हम लोग पढ़ेंगे वो सिम्टम सिमिलरिटी के बेसिस पे सिखाएगी क्या, पैथोलॉजिकल और थेरापेटिक डायग्नोसिस कैसे बनाते हैं, एज द एक्टे हेल्विंग ऑफ द साइंटिफिक मीनिंग। तो ये जो एक्टे हेल्विंग लिखा गया है ना, ये एक लैटिन वर्ड है जिसकी मीनिंग होती है द रियल पाथ ऑफ हीलिंग। तो ये ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन हम लोग को सिखाएगी क्या, कि रियल पाथ ऑफ हीलिंग क्या होती है। बस अब हम लोग इसके बाद डायरेक्ट स्टार्ट करेंगे एफोरिज्म 1 से, जो कि हमारा मेन पार्ट है।